अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा तीन बहादुर भाई। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी मकाम पर एक आदमी रहता था। वो ना अमीर था ना गरीब। उसके तीन बेटे थे। बेटे बड़े खूबसूरत और सजीले जवान थे। लिखना पढ़ना सीख गए थे। बड़े होशियार और समझदार थे। अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते, बुरे लोगों से दूर रहते थे। सबसे बड़े भाई तोंगीच बातुर की उम्र 21 साल की, मंझले भाई और तंचा बातुर की 18 साल की और सबसे छोटे भाई केंजा बातुर की उम्र 16 साल की थी। एक दिन बाप ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनको अपने पास बिठाकर हर एक को लाड़ प्यार किया, सर पर हाथ फेरा और फिर कहने लगा, मेरे अजीज बेटो, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मेरे मरने के बाद जो कुछ तुम्हारे लिए रह जाएगा वो बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तुम लोग मुझसे ज्यादा की उम्मीद ना रखो। तुम लोगों के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मैंने तुम लोगों को 3 गुण दिए हैं। एक तो ये कि मैंने तुम लोगों को सेहतमंद और ताकतवर बनाया। दूसरा ये कि मैंने तुम लोगों को हथियारों से काम लेना सिखाया और तुम लोग माहिर सिपाही बन गए। तीसरा ये कि मैंने तुम लोगों को सिखाया कि किसी से नहीं डरना चाहिए और तुम लोग बहादुर बन गए। अब मैं तुम लोगों को 3 नसीहतें करता हूँ। इनको सुन लो और हमेशा याद रखो। ईमानदार बने रहो, हमेशा परेशानी से दूर रहोगे। शेखी ना बघारा करो, तुमको शर्माना ना पड़ेगा। मेहनत से जीना चुराओ, आराम और सुख से जियोगे। बाकी सबकी फिक्र तुम लोग खुद करो। मैंने तुम लोगों के लिए 3 घोड़े तैयार कर रखे हैं, काला, भूरा और खाकी रंग का। तुम्हारे थैलों में इतनी खुराक भर दी है जो 1 हफ्ते के लिए काफी होगी। अब तुम लोग सफर पर रवाना हो जाओ। दुनिया में घूमो फिरो। दुनिया को देखे बगैर आदमी ना बन सकोगे। जाओ अपनी किस्मत को आजमाओ। सफर बखैर मेरे बेटो। ये कहकर बाप उठा और चला गया। तीनों भाई सफर की तैयारी में लग गए। अगले दिन पौ फटते ही वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर सफर पर रवाना हुए। वो सारा दिन रुके बगैर चलते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो एक जगह आराम करने के लिए रुके। वो अपने घोड़ों से उतरे, बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो मकाम बिल्कुल सुनसान और वीरान था। चुनांचे भाइयों ने सोचा कि यह मुनासिब नहीं है कि हम तीनों ही सो जाएं। बेहतर है कि रात को हम तीनों हिस्सों में बांट लें और बारी बारी पहरा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले बड़ा भाई तोंगीच बातुर पहरा देने लगा। बाकी दोनों लेटकर सो गए। तोंगीच बातुर बड़ी देर तक बैठा अपनी तलवार से खेलता रहा और चारों तरफ नजरें दौड़ाता रहा और अपने भाइयों की नींद की हिफाजत करता रहा। चांदनी रात थी, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। सारा माहौल गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक तरफ से शोर सुनाई दिया। तोंगीच बातुर फौरन उठा और नंगी तलवार पकड़कर चौकन्ना खड़ा हो गया। ये तीनों भाई जहां रुके थे वहां से कुछ दूरी पर जंगल था और उसमें एक शेर अपनी कुह में पड़ा हुआ था। इंसान की बू पाकर वो अब अपने कुह में से निकलकर खुले मैदान में आ गया था। शेर को देखकर तोंगीच बातुर जरा भी ना घबराया। उसे यकीन था कि शेर से निपट लेगा। बस इस बात की फिक्र थी कि भाइयों की नींद खराब ना हो, इसलिए वो एक तरफ को दौड़ पड़ा। शेर ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर तोंगीच बातुर ने पीछे मुड़ते हुए शेर के दाएं पंजे पर तलवार मारी। जख्मी शेर दहाड़ता हुआ उस पर लपका। तोंगीच बातुर फुर्ती से एक तरफ हट गया और अपनी तलवार से शेर के बाएं पंजे पर भरपूर वार किया। शेर अपनी तमाम ताकत यकजा करके एक बार फिर बहादुर पर टूट पड़ा। तोंगीच बातुर फिर तरह दे गया और इस बार उसने शेर के सर पर खींचकर तलवार मारी। शेर धम से गिर पड़ा और फौरन ही मर गया। तोंगीच बातुर शेर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने शेर की खाल में से एक लंबा सा पट्टा काटकर कुर्ते के अंदर अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। फिर वो अपने भाइयों के पास लौट आया और कुछ इस तरह अपनी जगह पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद तोंगीच बातुर की पहरेदारी का वक्त खत्म हो गया। वो सोने लेटा और तंचा बातुर पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी का वक्त बगैर किसी हादसे के बीत गया। अब केंजा बातुर की बारी आई। उसकी पहरेदारी के दौरान भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। पहली रात इस तरह गुजर गई और सुबह हुई तो तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर फिर आगे चल पड़े। वो बहुत देर तक चलते रहे और एक लंबा रास्ता तय किया। सूरज डूबते वक्त वो एक पहाड़ तक पहुंचे। उस पहाड़ के दामन में एक बहुत ऊंचा दरख्त उगा हुआ था। उसके नीचे एक चश्मा था।
भाइयों ने यहीं चश्मे के किनारे रात काटने का फैसला किया। चश्मे के करीब एक गार था और उसके अंदर सांपों का बादशाह अजदर सुल्तान रहता था, लेकिन भाइयों को इसका कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर दरख्त से बांधकर उनको साफ किया, उनकी पीठ की मालिश की, उनके सामने चारा डाल दिया और फिर खुद खाना खाने बैठे। खा पी चुके तो उन्होंने आपस में तय किया कि पिछली रात की तरह आज भी वो बारी बारी सोएंगे और बारी बारी पहरा देंगे। चुनांचे गुज़िश्ता रात की तरह मंझला और छोटा दोनों भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई तोंगीच बातुर पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी में कोई खास बात ना हुई। अब और तंचा बातुर पहरा देने बैठा। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अचानक शोर सुनाई दिया। थोड़ी ही देर के बाद गार से अजदर सुल्तान निकल आया। वो अपने देख के से सर को उठाए, मोटे कंधे जैसे बदन को घसीटता और फुनकार मारता हुआ चश्मे की तरफ बढ़ा। और तंचा बातुर जरा भी नहीं डरा। इस ख्याल से कि भाइयों की नींद में खलल ना पड़े, वो उठकर चश्मे से परे खुले मैदान की तरफ दौड़ा। इंसान की बू पाकर अजदर सुल्तान ने उसका ताक़ुब किया। जरा दूर जाकर और तंचा बातुर रुक गया और अपनी तलवार से सांपों के बादशाह की दुम पर वार किया। तलवार की ज़रब से अजदर सुल्तान जमीन पर लौटने लगा। बहादुर ने चुस्ती से उसकी पीठ पर जोर से तलवार मारी। सांप सख्त जख्मी हो गया और तीसरे वार से उसने दम तोड़ दिया। और तंचा बहादुर ने उसकी खाल में से एक लंबा पट्टा काटकर उसको कुर्ते के अंदर कमर के गिर्द बांध लिया और वापस आकर अपनी जगह पर इस तरह बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का वक्त खत्म हुआ और केंजा बातुर की बारी आई। उसकी पहरेदारी का वक्त भी बखैर खूबी गुजर गया। इस तरह दूसरी रात भी खत्म हुई। सुबह होते ही तीनों भाई घोड़ों पर चढ़कर फिर अपने रास्ते पर रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पहाड़ों से गुजरे, बियाबानों से गुजरे और जब सूरज डूबने लगा तो एक टीले तक पहुंचे। वहीं रात गुजारने का इरादा करके घोड़ों से उतरे। रात अंधेरी थी क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए उन्होंने आग जला ली। फिर उन्होंने बैठकर खाना खाया। हस्बे मामूल दो भाई सोने लेटे और सबसे पहले बड़ा भाई पहरा देने लगा, फिर उसकी जगह मंझले भाई ने ली। उसके बाद छोटे भाई की बारी आई। छोटा भाई केंजा बातुर देर तक बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ घप अंधेरा छाया हुआ था, कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए केंजा बातुर कान खोले लेकिन आंखें बंद किए बैठा रहा। कभी कभी आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर लेता था। एक दफा जो उसने आंखें खोली तो देखा कि आग बुझ गई है। ये अच्छा नहीं हुआ कि आग बुझ गई है, इसको फिर जलाना चाहिए, उसने सोचा। ये सोचकर वो टीले पर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि शायद कहीं आग जलती हुई नजर आ जाए। अचानक उसे एक तरफ बहुत दूर कोई चिराग सा टिमटिमाता हुआ नजर आया। वो फौरन टीले से उतरकर घोड़े पर चढ़ा और उसी तरफ को चल दिया। वो बहुत देर तक चलता रहा और आखिर एक अकेले मकान तक पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल चलता हुआ जाकर खिड़की से अंदर झांका। अंदर रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच चूल्हे पर देग में खाना पक रहा था और उसके गिर्द कोई 20 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन सब के चेहरे खौफनाक थे और आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था कि ये लोग कोई साजिश किए बैठे हैं। ये तो डाकुओं का अड्डा मालूम होता है, केंजा बातुर ने सोचा। इनको यूं ही छोड़कर चला जाऊं तो ये तो कोई अच्छी बात ना होगी। किसी ईमानदार आदमी के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। चलो चालाकी से काम लूं, इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल मालूम कर लूं। ऐसा करूं कि इनको मुझ पर एतबार हो जाए और मैं मौका देखकर अपना काम कर जाऊं। ये तय करके उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक अजनबी आदमी को इस तरह अंदर आते देखकर डाकू चौंक उठे और अपने हथियार संभाल लिए। केंजा बातुर ने डाकुओं के सरदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर, मैं आपका एक हकीर सा गुलाम हूँ। दूर दराज के एक शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे धंधे करता रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा इरादा था कि किसी गिरोह में शामिल हो जाऊं, आपके जैसे किसी गिरोह में। अब अचानक मुझे हुजूर का पता लग गया और मैं यहाँ चला आया हूँ। अब आप ही का आसरा है। अज़े रह करम मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। हुजूर, अब मेरी जवानी पर ना जाइए। मैं बहुत से हुनर जानता हूँ। मुझे सुरंगें खोदना, टू लगाना, चुपके से इधर उधर की बातें मालूम करना आता है। मैं जरूर आपके काम आऊँगा। केंजा बातुर ने इस सफाई से स्वांग भरा कि डाकुओं के सरदार ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि आए। आओ बैठो।
केंजा बहादुर ने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए झुककर सलाम किया और आग के करीब जाकर बैठ गया। खाना तैयार हो गया, सबने खाना खाया। इस रात डाकुओं ने बादशाह का खजाना लूटने का मंसूबा बना रखा था। चुनांचे खाने के बाद वो सब घोड़ों पर चढ़कर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। केंजा बहादुर भी उनके साथ चला। थोड़ी देर में वो बादशाह के बाग के सामने पहुंच गए और आपस में मशवरा करने लगे कि महल में किस तरह घुसा जाए। आखिर उन्होंने तय किया कि सबसे पहले केंजा बहादुर दीवार पर से बाग में उतरेगा और चुपके से ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वो सो रहे होंगे तो बाकी सब डाकू एक एक करके बाग में उतर के एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से केंजा बहादुर बाग की ऊंची दीवार पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर नीचे बाग में उतर गया। थोड़ी देर बाग के अंदर घूम फिरकर उसने मालूम किया कि पहरेदार सब गफलत की नींद सो रहे हैं। बाग के अंदर एक तरफ दो बड़े बड़े पहियों वाली एक ऊंची घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। केंजा बहादुर उसको खींचता हुआ लाया और दीवार के पास खड़ा कर दिया। फिर उस पर चढ़कर साथियों को इत्तला दी कि बहुत अच्छा मौका है। अपने सरदार के इशारे पर डाकू एक एक करके दीवार पर चढ़ने लगे। पहले डाकू ने जो ही अपना पेट दीवार पर रखकर सर बाग की तरफ झुकाया, केंजा बहादुर ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसका सर कटकर बाग में गिर पड़ा और बहादुर ने उसकी मुर्दा जिस्म को खींचकर बाग में गिरा दिया। बाकी सब डाकुओं का भी यही हश्र हुआ। फिर केंजा बहादुर महल की तरफ रवाना हुआ। वो एहतियात से चलता हुआ सोए हुए चौकीदारों के पास से गुजरकर एक बड़े हाल में दाखिल हुआ। हाल में तीन तरफ 3 दरवाजे थे। यहाँ भी 10 लड़कियां पहरे पर तैनात थीं, लेकिन वो भी सब की सब सोई पड़ी थीं। केंजा बहादुर चुपके से 3 दरवाजों में से एक में दाखिल हो गया। देखता क्या है कि एक बहुत ही सजा सजाया कमरा है। दीवारों पर रेशम के पर्दे लगे हैं जिन पर सुर्ख रंग के खूबसूरत गुलाब के फूल कढ़े हुए हैं। कमरे के बीच में चांदी के पलंग पर एक निहायत खूबसूरत लड़की सफेद चादर में लिपटी सो रही है। वो इतनी हसीन है कि दुनिया का कोई भी फूल मुकाबला नहीं कर सकता। केंजा बहादुर दबे पांव चलता हुआ उस हसीना के पास आया। उसके दाएं हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी आहिस्ता से उतारकर अपनी जेब में डाली और फिर वापस हाल में आ गया। अब आओ दूसरे कमरे का मुआयना कर लें, देखें वहां क्या क्या राज हैं, उसने अपने आप से कहा। यह सोचकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सजा हुआ था। हर तरफ दीवारों पर रेशम के पर्दे लटक रहे थे जिन पर तरह तरह की चिड़ियों की तस्वीरें कड़ी हुई थी। कमरे के बीचों बीच चांदी के पलंग पर एक लड़की सो रही थी जिसके हुस्न पर सूरज और चांद में बराबर बहस चल रही थी। सूरज कहता था कि इसने अपना हुस्न मुझसे लिया है और चांद कहता था कि मुझसे लिया है। उसके पलंग के इर्द गिर्द कोई 9-10 कनीजें नींद में डूबी पड़ी थीं। केंजा बहादुर ने आहिस्ता से जाकर पलंग पर सोई हुई हसीना की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी जेब में रखी और फिर वापस हाल में आ गया। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरे कमरे की आराइश व ज़ेबाइश पहले वाले दोनों कमरों से भी बढ़ चढ़कर थी। उसकी दीवारें हल्के हल्के गुलाबी रंग के रेशम से सजी हुई थी। कमरे के एक पलंग पर 16 कनीजों से घिरी हुई एक हसीना सो रही थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सितारों की मलका सितारा सहर जहरा भी उसकी गुलामी करती। केंजा बहादुर ने आहिस्ता से लड़की के दाएं कान की बाली उतार ली और कमरे से निकल आया। वो महल से निकला, बाग में से होकर दीवारों को फांदकर बाहर आ गया और घोड़े पर चढ़कर वापस अपने अड्डे की तरफ चला। वहां पहुंचा तो उसके भाई अभी सो रहे थे। केंजा बहादुर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलता हुआ सुबह होने का इंतजार करने लगा। पौ फटी, दुनिया पर से रात का स्याह पर्दा उठ गया। तीनों भाइयों ने बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो अपने घोड़ों पर जीन कसकर उन पर सवार हुए और आगे चल पड़े। कुछ देर चलकर तीनों बहादुर एक शहर में पहुंचे और एक कारवा सराय में जाकर उतरे। उन्होंने छप्पर के नीचे अपने घोड़ों को बांध दिया और चाय खाने की तरफ चले। वहां वो चाय पीते हुए आराम करने लगे। इतने में सड़क पर एक ढिंडोरची नमूदार हुआ और ऊंची आवाज से ऐलान करने लगा, ऐ शहर के बाशिंदों, कान खोलकर सुन लो। आज रात बादशाह सलामत के महल में एक अजीबो गरीब वाकया हुआ है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर कलम कर दिए हैं और शहजादियों की एक एक सोने की चीज गायब हो गई है। बादशाह सलामत ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि शहर के तमाम बाशिंदे, चाहे बड़े हों या छोटे, इस राज को खोलने में हाथ बटाएं ताकि ये मालूम हो सके कि वो कौन सा बहादुर है जिसने ये अनोखा कारनामा अंजाम दिया है।
जिस किसी के यहाँ दूसरे शहरों और मुल्कों से आए हुए अजनबी ठहरे हों वो उनको फौरन दरबार में हाजिर करे। चुनांचे कारवां सराय के मालिक ने अपने मेहमानों से कहा कि वो जल्दी से दरबार में पहुंच जाएं। तीनों भाई उठे और शाही दरबार की राह ली। बादशाह को इत्तला दी गई कि 3 अजनबी आए हैं तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको एक अलग कमरे में ठहराया जाए और अपने वजीर से कहा कि तुम उनसे बात करके राज मालूम करो। वजीर ने कहा, सीधे तरीके से पूछा जाए तो मुमकिन है कि वो कुछ ना बताएं। बेहतर होगा कि उन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए और छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनी जाए। ऐसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने दस्तरख्वान बिछाकर खाने की तरह तरह की चीजें चुन दी गईं। तीनों नौजवान खाना खाने लगे और साथ के कमरे में बादशाह और वजीर बैठे उनकी बातें सुनने लगे। तोंगीच बातुर ने कहा, हमें एक 9 उम्र भेड़ का गोश्त खाने को दिया गया है, लेकिन मालूम होता है कि इस भेड़ को किसी कुतिया ने अपना दूध पिलाया था। हाँ, आपकी बात सही है। और तंचा बातुर ने कहा, बादशाह लोग कुत्ते का गोश्त खाने से भी गुरेज नहीं करते। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि अंगूर के इस मुरब्बे से इंसान की बू कैसे आ रही है। केंजा बातुल ने भी मुरब्बे को चखकर देखा और कहा, हाँ सच है, बादशाह सब खूंखार होते हैं। मुरब्बे में भी आदमी का खून मिला हुआ हो तो ताज्जुब की कोई बात नहीं। मैं भी एक बात पर हैरान हूँ, तश्तरी में रोटियां इस सलीके से एक माहिर नानबाई ही चुन सकता है। हाँ ऐसा ही होगा, तोंगीच बातुल ने कहा। हमको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हमसे महल में होने वाले वाक़े का राज मालूम किया जाए। हमसे जरूर पूछगुछ की जाएगी। हम उनको क्या जवाब देंगे? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तंचा बातुल ने राय दी, हम उनसे सच्ची बात कह देंगे। हाँ, अब यही वक्त है कि 3 दिनों के सफर में हम पर जो कुछ गुजरा है वो हम एक दूसरे को कह सुनाएं, केंजा बातुर ने कहा। चुनांचे तीनों भाइयों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले तोंगीच बातुल ने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह उसने शेर से लड़कर उसको मार डाला और सबूत के तौर पर उसने शेर की खाल में से जो पट्टा काटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिया था उसे खोलकर अपने भाइयों के सामने रख दिया। फिर और तंचा बातुल ने अपनी सरगुज़श्त बयान की और सांप की खाल में से काटा हुआ पट्टा अपनी कमर से खोलकर भाइयों को दिखाया। अब केंजा बातुल की बारी आई। उसने तीसरी रात वाला सारा वाकया कह सुनाया और इन चीजों को अपनी जेब से निकाल कर दिखाया जिन्हें वो महल से लेता गया था। बादशाह और वजीर पर सारा राज खुल गया, लेकिन भाइयों ने गोश्त, मुरब्बे और रोटियों के बारे में जो बातें कही थी वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। चुनांचे उन्होंने सबसे पहले चरवाहे को बुला भेजा जो फौरन हाजिर हो गया। सच सच बता, बादशाह ने बड़े रौब से चरवाहे से कहा, तूने कल जिस भेड़ का गोश्त भेजा था क्या उसको किसी कुतिया ने दूध पिलाया था? जहां पन्हा, चरवाहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरी जान बख्श दें तो अर्ज करूं। बख्श दी तेरी जान, सच सच बता, चरवाहा बोला। जाड़ों में मेरी एक भेड़ जिसके अभी कुछ दिन पहले मेमना हुआ था सर्दी से मर गई। मुझे मेमने पर रहम आ गया और मैंने उसे एक कुतिया को सौंप दिया। उस कुतिया ही ने अपना दूध पिलाकर उसको पाला। कल मैंने उसी भेड़ को काटकर उसका गोश्त आपके लिए भेज दिया था क्योंकि मेरे पास वही एक भेड़ रह गई थी। बाकी सबको आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। अब बादशाह ने माली को बुलवाया। जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने रौब से पूछा, सच बता, क्या अंगूर के मुरब्बे में आदमी का खून मिला हुआ था? हुजूर, एक वाकया हुआ था, अगर जान की अमान पाऊं तो वो वाकया बयान करूं, माली ने जवाब दिया। बख्श दी तेरी जान, मैंने सुना, क्या हुआ था? बादशाह ने कहा। माली बोला, पिछले साल गर्मियों की बात है, मैंने आपके लिए सबसे अच्छे अंगूर बचा रखे थे। ना जाने कौन रोज रात के वक्त आकर उनको चुराकर ले जाने लगा। मैं अंगूर की बेलों के नीचे छुपकर चोर का इंतजार करने लगा। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो मैंने लाठी खींचकर उसके सर पर मारी। चोर वहीं मर गया। मैंने अंगूर की बेलों के नीचे ही एक गड्ढा खोदकर मुर्दे को उसमें गाड़ दिया। अगले साल अंगूर की बेलें इस तरह परवान चढ़ी और उन पर इतना अंगूर लगा कि खुदा की पनाह, पत्तों से ज्यादा अंगूर के गुच्छे थे। लेकिन उसके मजे में जरा सा फर्क था, इसलिए मैंने ताजे अंगूर आपको ना भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया था। इस तरह भाइयों की कही हुई 2 बातें सच साबित हुई। रही तीसरी रोटियों वाली बात तो वो भी बिल्कुल सही थी। तश्तरी पर रोटियां खुद बादशाह ने अपने हाथों से चुनी थीं। मालूम हुआ कि उसका बाप नानबाई था। बादशाह तीनों भाइयों के पास कमरे में गया, उनसे सलाम किया और फिर कहा, तुमने जो कुछ कहा था वो सच निकला है। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी पसंद आ गए हो।
اب میرے معزز بہادر مہمانوں، میری تم لوگوں سے ایک گزارش ہے۔ فرمائیے، بھائیوں نے کہا۔ آپ کی فرمائش اگر مناسب ہوگی تو ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ بادشاہ بولا، میرے 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تم لوگ یہیں رہ جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی تم لوگوں سے شادی کر دوں گا، سارے شہر کو دعوت دوں گا، 40 دنوں تک سب کو پلاؤ کھلاتا رہوں گا۔ آپ کی یہ بات تو بہت اچھی ہے، تونگیچ باتور نے جواب دیا، لیکن ہم آپ کی بیٹیوں سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہ تو بادشاہ زادے ہیں اور نہ ہی ہمارے باپ کوئی امیر آدمی ہے۔ آپ نے اپنی دولت بادشاہ سے کمائی ہے اور ہم نے محنت کرنا سیکھا ہے۔ بادشاہ اصرار کرنے لگا، یہ ٹھیک ہے کہ میں پورے ایک ملک کا فرما روا ہوں اور تمہارے باپ نے تم لوگوں کو اپنی محنت کی کمائی سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مگر وہ ایسے بہادر بیٹوں کا باپ تو ہے، پھر وہ کس بات میں مجھ سے کم ہے؟ اصل میں وہ تو مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، اسی لیے تو میں، جو کہ ایسی لڑکیوں کا باپ ہوں جن کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا چکے ہیں، منتیں کر چکے ہیں، تم لوگوں سے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ تینوں بھائی راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اپنی تینوں بیٹیوں کی ان تینوں بھائیوں سے شادی کر دی۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں، سارے شہر نے دعوتیں کھائیں اور یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگے۔ بادشاہ اپنے دامادوں سے بہت خوش تھا، کینجا باتور سے اس کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں نالے کے کنارے ایک ٹھنڈی جگہ پر سو رہا تھا۔ کینجا باتور بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک نالے سے ایک زہریلا سانپ نکل آیا جو بادشاہ کو کاٹنے ہی والا تھا کہ کینجا باتور نے اس کو دیکھ لیا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ ابھی تلوار کو غلاف میں ڈال ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کینجا باتور کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں شعبہ پیدا ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی ناک اور بھی چڑھ گئی ہے، یہ اور بھی لالچی ہو گیا ہے، یہ تو اب مجھ کو مار کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ اٹھ کر اپنے وزیر کے پاس گیا اور واقعہ اس کو سنا دیا۔ وزیر بہت دنوں سے بہادر بھائیوں سے جلا بیٹھا تھا، بس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اب موقع پا کر اس نے بادشاہ سے ان کی خوب جی بھر کر برائی کی۔ میری رائے لیے بغیر آپ نے ان لفنگوں سے اپنی پیاری بیٹیوں کی شادی کر دی۔ وزیر نے کہا، اور یہ لیجئے، آپ کا عزیز داماد آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ مکاری سے کسی نہ کسی دن آپ کا خاتمہ ہی کر دے گا، دیکھ لیجئے گا۔ بادشاہ وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ کینجا باتور کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ کینجا باتور کی بیوی سب سے چھوٹی شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ دن بھر روتے روتے اس کے رخساروں کی سوکھی غائب ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ اپنے داماد کو رہا کر دیجئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ کینجا باتور کو جیل سے نکال کر لایا جائے۔ اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے مکار ہوگے، تم نے مجھ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیسے کر لیا تھا؟ اس کے جواب میں کینجا باتور نے بادشاہ کو طوطے کا قصہ سنایا۔ کسی زمانے میں کسی جگہ ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے ایک طوطا تھا۔ بادشاہ اپنے طوطے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ طوطے کے بغیر اسے پل بھر کو بھی چین نہیں آتا تھا۔ طوطا اپنے مالک سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اس کا دل بہلاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، میں اپنے وطن ہندوستان میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں بہت دنوں سے قید میں ہوں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 20 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنے وطن ہو آؤں۔ 6 دن جانے میں لگیں گے، 6 دن لوٹنے میں، اور 8 دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، میں تم کو جانے نہیں دوں گا، بادشاہ نے کہا۔ تم ایک بار چلے جاؤ گے پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میرا دل اچاٹ ہو جائے گا۔ جہاں پناہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ آؤں گا، آپ میری بات کا یقین مانیے۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں تم کو چھٹی دیتا ہوں، مگر صرف 2 ہفتوں کی۔ یوں ہی صحیح، طوطے نے کہا، میں کسی طرح 2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پنجرہ کھول دیا۔ طوطا پھر سے اڑ کر پنجرے سے نکلا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ اس نے سب لوگوں کو الوداع کہا اور جنوب کی طرف اڑ چلا۔ بادشاہ پیچھے سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب طوطا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ طوطا 6 دنوں میں اپنے وطن ہندوستان پہنچ گیا اور کسی طرح اپنے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ بیچارہ اتنا خوش تھا کہ کچھ نہ پوچھیے، ادھر ادھر اڑتا پھرتا، پھدکتا رہتا، کلاں بازیاں کھاتا
चीखता चिल्लाता, जंगल की हरियाली में जी भरकर नहाता। वो कितने ही अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों के हम मेहमान बना। उसको पता भी ना चल पाया कि किस तरह 2 दिन गुजर गए और फिर दोबारा कैद में जाने का वक्त आ गया। बेचारे तोते का अपने माँ बाप, भाई बहनों से दोबारा जुदा होने को जी नहीं चाहता था। खुशी के दिन पलक झपकते में गुजर गए थे और उदासी के पहाड़ जैसे दिन शुरू हो रहे थे। उसके सब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जमा हो गए। उन सबको तोते पर बहुत रहम आ रहा था। सब उसको यही समझा रहे थे कि अब उधर लौटकर मत जाओ, लेकिन तोते ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वादा कर चुका हूँ, वादा खिलाफी कैसे करूँ? अरे तुम भी क्या बातें करते हो? एक तोते ने कहा, भला तुमने कभी किसी बादशाह को अपना वादा पूरा करते सुना है? तुम्हारा बादशाह अगर इंसाफ वाला होता तो वो तुमको 14 साल तक कैद में रखने के बाद क्या सिर्फ 2 ही हफ्तों की छुट्टी देता? क्या तुम इस दुनिया में इसीलिए आए हो कि कैद में रहो? किसी का दिल बहलाने की खातिर अपनी आज़ादी को हाथ से ना जाने दो। बादशाह की नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा है। बादशाह के और शेर के करीब रहना हिमाकत भी है और खतरनाक भी। लेकिन तोते ने किसी की बात ना मानी और लौटने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी माँ ने उससे कहा, तुमने जो लौटने की ठान ही ली है तो मेरी एक बात सुन लो। हमारे यहाँ एक किस्म के फल होते हैं, अमृत के फल। कोई बूढ़ा उनको खाएगा तो एकदम जवान हो जाएगा। तुम इन फलों में से कुछ ले जाकर अपने बादशाह को देना और उससे गुजारिश करना कि तुमको कैद से आज़ाद कर दे। मुमकिन है उसके दिल में इंसाफ जाग उठे और वो तुमको आज़ाद कर दे। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ तोते फौरन जाकर अमृत के छोटे छोटे 3 फल तोड़ लाए। तोते ने उन फलों को ले लिया और सबको अलविदा कहकर शुमाल की तरफ उड़ चला। उसके सब अजीज और दोस्त पुरुम्मीद निगाहों से पीछे उसको देखते रह गए। 6 दिनों में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपने लाए हुए फल बादशाह को दिए और उनकी खासियत बताई। बादशाह बहुत खुश हुआ और तोते को आज़ाद कर देने का वादा कर लिया। उसने अमृत का एक फल अपनी बीवी को दे दिया और बाकी 2 खुद खाने की गरज से एक प्याली में अपने पास रख लिए। उधर लालच और गुस्से से वजीर का दिल डावाडोल हो उठा और उसने पलड़ा पलटाने की गरज से जल्दी से कहा, बादशाह आलम, आप ये फल अभी ना खाएं, पहले इनको आजमा कर देखें। अगर ये अच्छे बाबत हों तो आप इनको खा लीजिएगा। जरा देर से खाने में कोई हर्ज नहीं। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई। वजीर ने बादशाह की आंख बचाकर फलों में जोद असर जहर मिला दिया। फिर उनको आजमाया गया। 2 मोरों को लाकर उनसे ये फल चखवाए गए। मोर वहीं गिरकर ठंडे हो गए। देखा आपने, वजीर ने कहा, इनको अगर आपने खा लिया होता तो आपका क्या हाल होता? बस मैं भी मर जाता। बादशाह ने बड़े ही जान के आलम में जवाब दिया। उसने फौरन तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। बेचारे तोते को बादशाह से यही इनाम मिला। इस वाक़े के बाद कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह को एक बूढ़े पर गुस्सा आया और उसने बूढ़े को मौत की सजा सुना दी। अमृत का जो एक फल बचा हुआ था उसको बादशाह के हुक्म पर बूढ़े को खिलाया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बूढ़े के सर पर काले काले बाल उगाए, मुंह में नए दांत निकल आए, आंखों में जवानी की चमक पैदा हो गई और 70 साल का बूढ़ा एकदम 20 साल का नौजवान बन गया। अब बादशाह को पता चला कि उसने नाहक तोते की जान ली थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। यह किस्सा खत्म करके केंजा बहादुर ने बादशाह से कहा, अब मैं आपको वो वाकया सुनाता हूँ जो उस वक्त हुआ था जब आप सो रहे थे। ये कहकर वो बाग में गया और जिस सांप के उसने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे उसके दोनों टुकड़े उठा लाया। बादशाह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और केंजा बहादुर से माफी मांगने लगा। केंजा बहादुर ने बादशाह से कहा, हुजूर, हम भाइयों को इजाजत दीजिए कि हम अपने वतन, अपने घर चले जाएं। मालूम होता है कि बादशाहों के साथ नेकी और अमन व आश्ती से रहा नहीं जा सकता। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े कि मत जाओ, लेकिन तीनों भाई राजी ना हुए। हम दरबारी बनकर शाही महल में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, हम तो अपनी मेहनत के बलबूते पर जिएंगे। तब तो फिर मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये अपने घर रहेंगी। बादशाह ने कहा, लेकिन शहजादियां एक आवाज में बोल उठी, नहीं, हम अपने शोहरों से जुदा नहीं होंगे। ये सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया और उसने बादिल्ला ख्वास्ता उनको जाने की इजाजत दे दी। तीनों बहादुर जवान अपनी बीवियों के साथ अपने आबाई घर लौट आए और अपनी कुव्वत वाजू से मेहनत मजदूरी करते हुए बड़े आराम और सुकून से जिंदगी बसर करने लगे।
پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔